स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKOIS। आज हम लोग इस वीडियो में फिनेंशियल मैनेजमेंट 2022 एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे। आप यहां देख रहे हो 2022 ऑनर्स का पेपर आपके सामने है। पहले ऑनर्स के पेपर में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन इस समय आया था। इसके बाद फिर हम लोग जनरल वाले पेपर में भी जाएंगे। ऑनर्स वाले लोग जनरली ये माइंडसेट करके रखते हैं कि जनरल वाले पेपर हम लोगों के काम के नहीं हैं, तो मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा और ऐसा कहीं भी सिलेबस में या सिस्टम में मेंशन किया हुआ है कि जो क्वेश्चन जनरल में आ चुका है वो ऑनर्स में नहीं आएगा। इसलिए जो भी पेपर आपके सामने आता है मैं आपसे कहूँगा कि आप वो सारे पेपर को एक बार कंसिडर ज़रूर करें। सॉल्यूशन में मैं अभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि इस वैरायटी के बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने डिस्कस करके दिए हुए हैं। क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे इस वैरायटी के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो लोग चाहें, जो इंटरेस्टेड हो, वो जाकर वो क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ऑनर्स वाले पेपर में, आपको दिखेगा, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा। मटेरियल जिनके पास है वो लोग तो आंसर खुद ही देख लेंगे, आंसर उनको मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये बुक वाले ने मेंशन कर रखा है कि उसका आंसर उन्होंने कहाँ दे रखा है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो भी मटेरियल है आप उससे पढ़ सकते हो, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको जनरली चैप्टर 1 में मिलेगा। इसके साथ और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे हो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आपके चैप्टर 1 में, जिसको इंट्रोडक्शन या टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में आप देखोगे तो जनरली ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो जिसमें मेंशन किया, मिस्टर बी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपके सामने कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किया हुआ है 5,000 का, और डिटेल्स में क्या दिया है कि दो प्रपोजल है डी और जी, मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल और 6 साल, उसके साथ साथ 5 ईयर्स और 6 ईयर्स का आपका कैश फ्लो दिया हुआ है। लास्ट लाइन में एक मेंशन किया है PV फॉर ₹1 एट 10%। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, हम लोग जनरली इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के रूप में। लास्ट लाइन मेंशन किया, सजेस्ट हर फॉर सेलेक्टिंग द बेटर ऑप्शन कंसिडरिंग 10% डिस्काउंटिंग रेट। तो ये क्वेश्चन आपका कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से है, और आपको याद दिला दें कि इस केसेस में, इस तरह के सम्स में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। जिस प्रोजेक्ट का या जिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जिस ऑप्शन का नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगा वो ऑप्शन हम लोग चूज़ करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर सॉल्यूशन भी किया हुआ है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सॉल्यूशन देखकर भी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। वैसे मैंने कहा है कि मैं अभी सॉल्यूशन में जाऊंगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में सेपरेट डिस्कस करता हूं, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके का डिस्कस करके ऑलरेडी क्लास में दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर फाइनेंसिंग करेंट एसेट्स विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और इसके साथ और करके एक और क्वेश्चन जोड़ा है जिसमें पूछा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है उसके आंसर आपको मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाले चैप्टर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एक थ्योरी दिया है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग। और इसके साथ भी और करके एक क्वेश्चन ऐड किया है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग। तो ये वाला भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने अभी कहा था, फर्स्ट चैप्टर आपका है जिसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ एक यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया है कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर्स एन्युटी ऑफ ₹20,000 एट ए डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10%। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आप लोग जानते हो, वो आपको एग्जाम में मिलेगा। कभी प्रेजेंट वैल्यू पूछ दिया, कभी फ्यूचर वैल्यू पूछ दिया। ये क्वेश्चन तो एक लाइन का ही दिया है, कभी कभी चीज़ों को थोड़ा फिनेंशियली मैनेज करके भी पूछता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और उसके क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप आओगे तो आपको दिखेगा, क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर रहा है,
कॉस्ट ऑफ प्लांट रुपीज़ 12.25 करोड़, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्लांट 6 ईयर दिया, साल्वेज वैल्यू दिया एक, salvage value estimated at rupees 25 lakh, pre-tax profit before depreciation is expected to 3.4 crore for the first year. Find out the cash flow from the plant considering 30% corporate tax rate. Straight line method of depreciation is accepted. ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो निकालने वाली चीज़ हम लोग कहाँ सीखे थे? CFAT वाले चीज़ में। और CFAT कहाँ निकालने के लिए आपको मिलता है? कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है? कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इसके साथ साथ आप देखोगे और करके एक थ्योरी ऐड किया है, डिफाइन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, ब्रीफली डिस्कस देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन NPV। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने कंसिडर किया होगा तो अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि बैक टू बैक आपको थ्योरी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ज़्यादा मात्रा में थ्योरी देखने को मिल सकता है, इसलिए थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में हर चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर तो आप पढ़ें ही, उसके साथ साथ हर चैप्टर में थोड़ी बहुत थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि सम्स अगर आपको टफ मिला तो थ्योरी आपको बचा लेगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा, द इनिशियल आउटले ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ 6 ईयर इज 72,000। The cash flow after tax from the project for the first year is 19,500 and it increased steadily by 6,000 per annum. Calculate payback period. ये payback period वाला चीज़ भी आपका कौन से चैप्टर से पूछा गया है? कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से पूछा गया है। आप एक चीज़ और नोटिस करके रखें, आपको ये बात पता है कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर 20 मार्क्स का है, लेकिन मैं क्या बताता हूँ क्लास में कि कैपिटल बजटिंग भले ही 20 मार्क्स का हो, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से देखने को मिलेंगे वो 30-40 नंबर के मिलेंगे। आप बोलोगे कि 20 नंबर का चैप्टर है तो 40 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछ देगा? बिल्कुल पूछेगा। कैसे पूछेगा? ऑप्शन देकर पूछेगा। ऑप्शन अगर आप मिलाकर देखोगे तो टोटल 30-40 नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ कैपिटल बजटिंग से देखने को मिलता है। आप बोलोगे कि 30-40 नंबर का पूछ रहा है लेकिन हम तो 20 ही का कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन है। बिल्कुल आप 20 का कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा शांत होकर एक बार सोचो कि वो ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कुछ भी पढ़ोगे तो चांसेस है कि वो चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगा। आप अगर जाकर प्लेलिस्ट में जो दूसरे वाले चैनल में क्लास डिस्कशन दिया हुआ उसके 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाते हो तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस चैप्टर में इतना ऑप्शन रहता है कि मैंने जो 5 क्वेश्चन भी सॉल्व किया है उसमें से कुछ ना कुछ हमको एग्जाम में मिलेगा, ये श्योर है। बात समझे? तो इसलिए ध्यान में ये भी रखें कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कवर करता है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ें और उसमें से कुछ भी पढ़ें, दिमाग में ये रहेगा कि हाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से एग्जाम में मिलने की चांसेस उसकी बनी रहेगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आप देख रहे हो कैपिटल बजटिंग का है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में आपको 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें कि 7 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है वर्किंग कैपिटल नहीं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। 7 नंबर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? व्हाई शुड वी कंसीडर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेदर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाइल इवेल्युएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट? एक न्यू प्रोजेक्ट का जब हम लोग कंसिडरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जगह पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये तो आपका थ्योरेटिकल आंसर होगा। इसके बाद आप और करके देख रहे हो, एक सम्स दिया है यहाँ पर और ये सम्स में इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कैपिटल से रिलेटेड। और पूछा क्या है सम्स में, ये जाकर आप देखें, सेकेंड पेज में दिख रहा है यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 20% एज्यूमिंग दैट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिमेनिंग सेम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सम्स में दिया हुआ है वो सेम रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू, 3 चीज़ें पूछी गई है। नंबर ए में पूछ रहा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज। मतलब सम्स अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि पहले कुछ कैपिटल प्रोजेक्ट दिए हुए थे, बाद में कंपनी ने कुछ और सिक्योरिटीज इशू करके कैपिटल बढ़ाया,
तो सबसे पहले आपको ए नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है कि जो नया सिक्योरिटीज इशू हुआ उसको लेकर हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, ये आप निकालिए। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो प्रोसेस है वो फॉलो करके इसमें निकालेंगे। बस क्या करेंगे, जो बाद में सिक्योरिटीज इशू किए हुए हैं वो भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। अगर ये लाइन को थोड़ा सा बदल के दे देता और बोलता फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट मार्केट वैल्यू, तो हम लोग वो क्या करते हैं, फ्रेश सिक्योरिटीज उसमें ऐड करके ही उसको लेते हैं। बी नंबर पॉइंट में बोल रहा है कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इसको हम लोग एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो इसमें जो नया सिक्योरिटीज इशू हुआ है सिर्फ उसी को लेकर निकालना पड़ेगा। और सी नंबर पॉइंट में बोला है कमेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपेंशन प्लान इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए रिटर्न ऑफ 12%। अगर हम इस प्लान में जाएं और इस प्लान से हमको 12% का रिटर्न मिले तो क्या ये प्रोजेक्ट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम लोगों को कमेंट देना है। तो अभी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़े उसमें भी मेंशन था कि हम लोग ये डिसीजन किसके ऊपर लेते हैं, ये डिसीजन हम लोग लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। अगर मान लीजिए जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप बी नंबर पॉइंट में निकालोगे वो 12% से कम होगा तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप पॉइंट नंबर बी में निकाले वो 12% से ज़्यादा हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जब आओगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा का पूरा 10 मार्क्स का पूछा गया है। किससे रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी एट प्रेजेंट हम लोगों का 20 मार्क्स का चैप्टर है। ये आप लोगों को पता होगा तो इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ये पूरा का पूरा 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की क्वेश्चन है। आप फर्स्ट लाइन पढ़कर ही देख सकते हो, स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कमिंग ईयर। नेक्स्ट हम लोग आए, अगर ये तो पूरा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन है, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो और करके इसी में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐड कर दिया। वैसे मैं एक बात और बताऊं, जो लोग इस पेपर को पूरा अच्छे से देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये सेट हो सकता है कि हर चैप्टर के सम्स के साथ एक थ्योरी रहेगा। ऐसा भी नहीं है, थ्योरी ज़्यादा मात्रा में रहेगा ये ठीक है, लेकिन आप ऐसा माइंडसेट करके नहीं जाओगे कि हर सम्स के साथ थ्योरी ऑप्शन में रहेगा। ऐसा माइंडसेट नहीं करके जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसके साथ दे दिया एक थ्योरी, तो रखा है क्या, What do you understand by working capital cycle? State the factors on which the duration of working capital cycle depends. Explain the significance of working capital cycle in working capital management. तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एरिया है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लीवरेज से पूछा गया है क्वेश्चन। The selected financial data of companies A and B for the current year ended March 31st, 2022 are as follows। यहाँ पर कुछ डेटा दिए हुए हैं दो कंपनी के और पूछा क्या गया है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी A एंड कंपनी B। और B नंबर में बोला है कमेंट ऑन द रिस्क ऑफ द टू फर्म्स। तो भाई बता दें कि इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्लास में, और जब आप क्लास डिस्कशन के प्लेलिस्ट में जाओगे, लीवरेज वाले में जाओगे, तो उसके अंदर आपको इस तरह का डिस्कशन मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर सेम वैरायटी का क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं तो थोड़े बहुत अगर फिगर बदल कर क्वेश्चन दे दे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप अगर कैलकुलेशन जानते हैं, प्रोसेस जानते हैं, फार्मूलाज आपको याद हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आप देखे हुए हैं तो फिर आप इसको ईजिली कर पाएंगे। इसके बाद आप और करके देखोगे, इसमें भी एक थ्योरी का क्वेश्चन ऐड किया है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर इट्स फीचर्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर एक चैप्टर या सेपरेट, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा थ्योरी। एंड एक्सप्लेन द नेट इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। नेक्स्ट जब आओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें यहाँ, बी बाक्सी कंपनी इज इवेल्युएटिंग टू इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट SB एंड AKB विथ फॉलोइंग डिटेल्स। अभी दो कंपनी का यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और कैश फ्लो दिए हुए हैं 5 और 6 साल के। और A नंबर पॉइंट में पूछा क्या है,
कमेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरिंग 8% डिस्काउंटिंग रेट। इसी तरीके का क्वेश्चन ग्रुप ए में 5 नंबर का पूछा था। 2 प्रोजेक्ट है, दोनों का एनपीवी निकालना है और आज जिसका एनपीवी ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके साथ 3 मार्क्स का एक और चीज़ क्या ऐड कर दिया गया, प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंटिंग फैक्टर भी यहाँ 8% का दे दिया है। वैसे अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आप लोग निकालना जानते हो, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट करके ये हम लोग फाइंड आउट करते थे। बी नंबर में देखो मेंशन किया है, रिव्यू योर डिसीजन अंडर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच एंड कमेंट। मतलब इसमें आपको फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के बाद फिर आपको उसके ऊपर कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर है। इस साल IRR का कैलकुलेशन नहीं पूछा था, ध्यान में रखिएगा। कैपिटल बजटिंग में 5-6 कैलकुलेशन होते हैं। अगर 5 कैलकुलेशन होते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 कैलकुलेशन तो एक सम से पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो और करके इसमें भी एक थ्योरी ऐड कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हर क्वेश्चन के साथ इस साल थ्योरी ऐड किया था, लेकिन ये मैंडेट नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि हर सम्स के साथ थ्योरी ऐड करके दिया जाएगा। थ्योरी ज़्यादा रहेगा, थ्योरी आपको करने का मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा चांसेस नहीं है कि हर क्वेश्चन के साथ ही ऐड करके दे। क्वेश्चन क्या पूछा था, उसी चैप्टर से रिलेटेड है। डिस्कस द डिमेरिट ऑफ पेबैक पीरियड अप्रोच and discuss the effect of income tax, salvage value of assets and depreciation on cash flow of a project under consideration। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड है और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डिविडेंड पॉलिसी के। PM Limited is having cost of capital 10% and return on investment 12%. The company earned ₹20 as profit per share and declare 30% dividend. Calculate the market price of the equity share under Walter model। तो ये तो भाई वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पुट करोगे, सिंपली इन्फॉर्मेशन सारा सम्स में दिया हुआ है, अब फॉर्मूला पुट करोगे मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने चैप्टर की डिस्कशन करी थी तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया गया था, पूरी बात कॉन्सेप्चुअल। अगर आप डिस्कशन सुनते हो तो आगे का आंसर आप दे पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पॉइंट नंबर बी में आप क्या पूछ रहा है देखिएगा, वो मेंशन कर रहा है टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस पर शेयर द मैनेजमेंट इज विलिंग टू इंक्रीज द डिविडेंड पे आउट रेशियो इन द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। मतलब मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि हम लोग डिविडेंड पे आउट नेक्स्ट ईयर बढ़ा देंगे। But the CFO Mr. Tapes has opposed such decision. Give your opinion in this matter। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या कि मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हमको मार्केट प्राइस बढ़ाना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड बढ़ा देंगे, पे आउट बढ़ा देंगे। बट जो CFO है मिस्टर तापेस वो इसके अपोज में है, मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप तभी मेंशन कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को पढ़े हो। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिंट दे देता हूँ, आप अगर समझे होगे चैप्टर को क्लियरली तो आप कर पाएंगे। हम लोग जितने भी मॉडल पढ़े थे, वॉल्टर मॉडल या गॉर्डन मॉडल, उन दोनों मॉडल के 3 की पॉइंट्स थे। उसमें एक की पॉइंट था इफ़ R इज़ ग्रेटर देन KE, ज़ीरो डिविडेंड इज़ बेस्ट। अब यहाँ पर देखिए इसका R रिटर्न है 12%, R इज़ ग्रेटर देन है KE है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। दिख रहा है आपको, 12% ज़्यादा है 10% से। R इज़ ग्रेटर देन KE है, तो इस केस में था कि ज़ीरो डिविडेंड बेस्ट होता है। ज़ीरो मतलब आप कम से कम डिविडेंड तो ना दो तो वही बेस्ट है, ठीक है। ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं हमको डिविडेंड बढ़ाना है, तो इस केस में होगा क्या कि जब ज़ीरो डिविडेंड बेस्ट है और ये लोग डिविडेंड बढ़ा कर देंगे तो इसका इफेक्ट ये नहीं होगा कि मार्केट प्राइस बढ़ेगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा, मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगा। और ये वाली बात आप की पॉइंट के बेस पर लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको प्रूफ करोगे। अपने मन से एक इमेजिनरी फिगर लोगे कि पहले डिविडेंड दिया जाता था 30%, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि डिविडेंड देंगे 50%, और जब 50% डिविडेंड दिया जाएगा तो 20 रुपीज़ का 50% आएगा 10 रुपया। 10 रुपया डिविडेंड लेकर आप क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करके मार्केट प्राइस पूरा निकालोगे। और जब आप मार्केट प्राइस निकालोगे तो आप देखोगे कि पहले जो आपका मार्केट प्राइस निकला था उससे आपका मार्केट प्राइस डाउन रहेगा।
समझ रहे हैं? तो आप अपना स्टेटमेंट कमेंट में लिख कर जब कैलकुलेशन करके प्रूफ करते हैं तब होता है कि आपने एक क्वालिटी आंसर दिया है और तब आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो हम लोगों का डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड था। इसके बाद आप नेक्स्ट आओगे तो आपको दिखेगा और करके इसमें और भी क्वेश्चंस थ्योरी के दिए हुए हैं डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड। जैसे पहला दिया है डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्क्रिप डिविडेंड। बी नंबर बोला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट डिविडेंड रेट पॉलिसी एंड कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी विथ डायग्राम। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिविडेंड पॉलिसी से भी एक दे दिया गया था। यहाँ तक कि कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोग ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट जनरल वाला पेपर है इस डिस्कशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप ऑनर्स का पेपर अच्छे तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।